हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आप लोग को कोशिका विभाजन एवं कोशिका चक्र के बारे में हम बता रहे थे और उसी के सिलसिले में आज बात करेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। किसके बारे में? समसूत्री विभाजन के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन, ठीक है ना। तो फिर चलिए आज बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? समसूत्री विभाजन के बारे में। देखिए, सूत्री विभाजन दो प्रकार के होता है। सूत्री विभाजन कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के, मतलब कोशिका विभाजन दो प्रकार के होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो सम का मतलब क्या होता है बताइए? सम का मतलब क्या होता है? समान। सम का मतलब समान या बराबर। तो अगर एक कोशिका है, क्या है? अगर एक कोशिका है और इसमें मान लीजिए यह है मानव का कोशिका और ये कैसा कोशिका है? द्विगुणित कोशिका। कैसा कोशिका है? द्विगुणित। कैसा कोशिका है ये? द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका होता है इसका मतलब जिसमें गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता हो। जिस कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाया जाता हो उसको द्विगुणित कोशिका कहते हैं। तो मानव का जो ये कोशिका है इसमें गुणसूत्र कितना पाया जा रहा है? 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा मतलब 46। 23 जोड़ा मतलब 46। तो मानव के जिस कोशिका में या किसी की भी कोशिका में अगर गुणसूत्र जोड़े में हो, अगर गुणसूत्र की संख्या कैसे हो? जोड़े में हो, तो उस कोशिका को क्या बोलेंगे? द्विगुणित कोशिका, ठीक है। अब देखिए यह एक द्विगुणित कोशिका है। अब मान लीजिए इसी में कोशिका विभाजन हुआ। इसमें क्या हुआ? कोशिका विभाजन हुआ और दो नए कोशिका का निर्माण हुआ। कोशिका विभाजन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका कितने कोशिका में बढ़ जाता है? दो कोशिका में बढ़ जाता है। या एक कोशिका कितने कोशिका का निर्माण करता है? दो कोशिका के निर्माण करता है। दो नए कोशिका का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया तो बोलते हैं कोशिका विभाजन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते थे? कोशिका विभाजन। लेकिन उसके बाद देखिए, अगर ये कोशिका विभाजन में, तो ये मातृ कोशिका है और इसको बोल देते हैं पुत्री कोशिका। इसको क्या बोल देते हैं? मातृ कोशिका। इसको क्या बोल देते हैं? पुत्री कोशिका। ये भी लिख देते हैं मातृ कोशिका और ये कैसा है? पुत्री कोशिका है, ठीक है। तो अगर मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका बना है, अगर कोशिका विभाजन इस प्रकार से हुआ है कि मातृ कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या 46 है और दोनों पुत्री कोशिका में भी गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46 ही है। मतलब क्या हुआ कि दोनों में गुणसूत्र की संख्या एक जैसा है। दोनों में गुणसूत्र की संख्या एक जैसा है। विभाजन के पहले द्विगुणित कोशिका अर्थात मातृ कोशिका में गुणसूत्र कैसे था? जोड़े में था। तो मानव के गुणसूत्र जोड़े में होता है तो कितना होता है? 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। जब इसमें कोशिका विभाजन हुआ तो दो पुत्री कोशिका बना और दोनों पुत्री कोशिका में सेम मातृ कोशिका के जैसा ही गुणसूत्र पाया जाता है। इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को समसूत्री विभाजन कहते हैं। कैसा विभाजन? समसूत्री कोशिका विभाजन। क्योंकि सम का मतलब समान, सम का मतलब समान या बराबर। तो देख लीजिए इसमें भी 46, इसमें भी 46, इसमें भी 46। सभी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या है? एक समान है। सभी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या बराबर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। तो इसमें अगर जो लिखना होगा इसका परिभाषा तो कैसे लिखेंगे कि अगर कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका तथा पितृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या बराबर हो। अगर कोशिका विभाजन में मातृ कोशिका तथा पितृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो? बराबर हो। मातृ कोशिका और दो पुत्री कोशिका, ये दोनों में गुणसूत्र की संख्या कैसी हो? बराबर हो। इस प्रकार के विभाजन को कैसा बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जानते हैं कि समसूत्री के फायदा क्या होता है, समसूत्री से हमको क्या लाभ मिलता है, क्या क्या बदलाव इसके कारण देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पेड़ पौधों में समसूत्री विभाजन कहाँ होता है और जीव जंतु विभाजन में कहाँ होता है। तो सबसे पहले पेड़ पौधों में जब बोलेगा
कि पेड़ पौधों में समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो बोलना है विभज्योत ऊतक में। पेड़ पौधों में समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, विभज्योत ऊतक में। तो प्लांट में एक ऊतक पाया जाता है, विभज्योत ऊतक। ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, ये क्या है, कोई पौधा है, और ये इसका जड़ है, ये इसका पत्ती, ये तना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होता है, पत्ती के तना का जो पूरा एकदम मेन टिप होता है ना, टिप सबसे ऊपर शीर्ष पर, तो यहाँ पर पाया जाएगा क्या, विभज्योत ऊतक। और इसके जड़ के शीर्ष पर, इसके जड़ के शीर्ष पर यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, विभज्योत ऊतक। इसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। ये विभज्योत ऊतक यहाँ पर पाया जाएगा और एक विभज्योत ऊतक यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ये जड़ के टिप पर तथा तना के टिप पर सबसे ऊपरी वाले भाग में पाया जाता है। तो पेड़ पौधों में पूछेगा कि समसूत्री विभाजन कहाँ होता है, तो बोलना है विभज्योत ऊतक में। किसमें बोलना है, विभज्योत ऊतक में, ठीक है। और इसमें करता क्या है, समसूत्री विभाजन द्वारा वृद्धि होता है। क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये इस प्रकार से लंबा के बढ़ते जाता है और इसका जड़ भी बढ़ते जाता है, तो दोनों साइड वृद्धि होता है, ठीक है। अगला देखिए, जीव जंतुओं में कहाँ होता है, जीव जंतुओं के मुख में होता है, उसके त्वचा में होता है, उसके रक्त कोशिका में होता है, इत्यादि, ठीक है ना। तो जीव जंतु का कोशिका है तो उसमें समसूत्री विभाजन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मुख में, त्वचा में और रक्त कोशिका में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जानिए, समसूत्री का विभाजन यही है कि यही वृद्धि में मदद करता है। किसमें मदद करता है, कोई भी जीव जंतुओं के, कोई भी पेड़ पौधों के वृद्धि में मदद करता है। कैसे, बताइए कैसे। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक कोशिका था, और ये मान लीजिए मानव का ही कोशिका है, तो 46 गुणसूत्र है, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो कितना बनता है, 2 बनता है। फिर इससे भी समसूत्री विभाजन होगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। फिर इससे भी विभाजन होगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। फिर इससे विभाजन होगा तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। मतलब कि हर एक बार कोशिका विभाजन होते जाएगा और 2-2 नए कोशिका का निर्माण होते जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारा कोशिका बन जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारा कोशिका बन जाएगा। तो जब उसमें कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उन जीवों की संख्या, उन जीवों में कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है और उसका साइज भी बढ़ जाता है। साइज मतलब आकार, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वृद्धि में मदद करता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीव में कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है, कोशिका की संख्या में, कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। और किसमें वृद्धि होती है, जिस जीव का साइज भी बढ़ जाता है, उस जीव का क्या हो जाता है, साइज भी बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मान लीजिए हम लोग शिशु थे, तो छोटे बच्चे थे, उसमें कोशिका की संख्या कम थी, मान लीजिए उसमें कोशिका संख्या 100 था, ठीक है। लेकिन अगर उसमें समसूत्री विभाजन हुआ तो इस प्रकार से बहुत सारा कोशिका का निर्माण हुआ, निर्माण होते गया, समसूत्री विभाजन होते गया, कोशिका का निर्माण होते गया, तो हम लोग का आकृति बढ़ते गया, हम लोग का आकृति बढ़ते गया, हम लोग का साइज बढ़ते गया। तो कैसे साइज बढ़ा, कोशिका की संख्या को बढ़ा करके, कोशिका की संख्या को बढ़ा करके। और कोशिका की संख्या कैसे बढ़ी, किस प्रकार के विभाजन द्वारा बढ़ी, समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ी। तो समसूत्री विभाजन किसमें मदद करता है, वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। अगला देखिए, समसूत्री विभाजन N/C के अनुपात को जमा रखता है। N/C के अनुपात को जमा करके रखता है, मतलब उसको बनाए रखता है। अब ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि N/C का अनुपात क्या होता है, तो बताते हैं। N का मतलब होता है न्यूक्लियस, N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और C का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। सी का अर्थ क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। और साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव या कोशिका द्रव। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव द्रव या कोशिका द्रव। तो समसूत्री विभाजन जब भी होता है तो केंद्रक बटे जीव द्रव को अनुपात में बनाए रखता है, केंद्रक तथा जीव द्रव को अनुपात में बनाए रखता है। कैसे, देखिए कैसे। ये मान लीजिए एक कोशिका था और कोशिका विभाजन हुआ, ठीक है। तो इसमें जितना भी जीव द्रव होगा, इसमें जितना भी जीव द्रव होगा और इसमें केंद्रक जितना बड़ा होगा, ठीक है, तो इससे कोशिका विभाजन हुआ। कोशिका विभाजन हुआ तो 2 नए कोशिका का निर्माण हुआ, और जो 2 नए कोशिका का निर्माण हुआ उसमें भी इसके बराबर ही जीव द्रव होगा,
इसमें भी इसके बराबर ही जीवद्रव्य होगा और केंद्रक भी उतना ही बड़ा होगा, और केंद्रक भी उतना ही बड़ा होगा, चाहे कितनों बार विभाजन कहे न हो जाए, चाहे जितना मर्जी है उतना विभाजन हो ले, लेकिन समसूत्री विभाजन में n/c के अनुपात को बनाए रखता है, इसके अनुपात को कभी नहीं गड़बड़ाता है। ऐसा नहीं होता है कि एक कोशिका है उसमें 100 ग्राम जीवद्रव्य है और विभाजन हुआ तो एक में 50 चला गया, दूसरे में 50 चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, ये पहले डबल होकर के बन जाता है, उसके बाद दोनों में बराबर बराबर जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या करता है, n/c के अनुपात को बनाए रखता है। अगला देखिए, यह एक प्रकार का बराबर विभाजन होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, बराबर विभाजन। अब ये बराबर विभाजन कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा गुणसूत्र की संख्या माता में था वैसा ही गुणसूत्र की संख्या उसके पुत्री में होगा, ठीक है ना। तो मतलब एक कोशिका से जो बन रहा है और दो कोशिका निर्माण हो रहा है, दोनों में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान होती है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन बोलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं अधिकतर कोशिका में क्या होगा, अधिकतर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। अधिकतर कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जैसे हमारा शरीर है, इसके अधिकतर कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ द्विगुणित कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है, द्विगुणित कोशिका में होता है। ऐसा क्यों, बताइए ऐसा क्यों। तो द्विगुणित कोशिका क्या होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या जोड़े में हो, जिसमें गुणसूत्र की संख्या जोड़े में हो। तो देख लीजिए, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होता है, 2n मतलब दुगना। दुगना मान लीजिए मानव का कोशिका है तो इसमें कितना होगा, 46 होगा। और ये मान लीजिए अगुणित है तो इसमें कितना होगा, 23 होगा, ठीक है। तो अधिकतर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, अधिकतर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। जैसे चाहे वो अगुणित रहे चाहे वो द्विगुणित रहे, तो इससे अगर जो समसूत्री विभाजन होगा तो n ही रहेगा, इससे अगर जो समसूत्री विभाजन होगा तो 2n ही रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अर्धसूत्री विभाजन हो तो वो सिर्फ किस में देखने को मिलता है, द्विगुणित देखने में मिलता है, अगुणित में देखने को नहीं मिलता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र आधा हो जाता है। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे देखिए, अगर ये द्विगुणित कोशिका है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, कैसा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इसमें 4 नए कोशिका का निर्माण होगा और चारों में गुणसूत्र की संख्या 23 होगा। चारों में गुणसूत्र की संख्या कितना होगा, 23 होगा। इसका मतलब देख लीजिए कि मातृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या दुगना है, लेकिन पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो गया, आधा हो गया। क्यों आधा हुआ, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन है। कैसा विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ किस प्रकार की कोशिका में देखने को मिलता है, द्विगुणित कोशिका में देखने को मिलता है। अच्छा, अब इधर आते हैं, अगर इसमें बोले तो क्या समसूत्री विभाजन अगुणित कोशिका में देखने को मिलता है, नहीं। क्यों नहीं, देखिए अगर इसको हम 4 कोशिका में बांट दें तो सब में कितना कितना जाएगा, कैसे कैसे बटेगा, बटेगा नहीं बटेगा। तो ये तो पहले से ही आधा है, इसको क्या आधा आधा बांटेंगे, लेकिन ये दुगना है तभी तो इसको आधा में बांटेंगे। ये दुगना कोशिका है तो अर्धसूत्री विभाजन करके 23 दे देंगे, और ये पहले से ही आधा है तो इसको अब आधा बांट सकते हैं क्या, नहीं बांट सकते हैं। 11.5 गुणसूत्र हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। गुणसूत्र तो पूरा पूरा चाहिए, सब में एक समान चाहिए। ओके, तो इसलिए कहानी ऐसा होता है कि समसूत्री विभाजन कोई कोशिका में हो जाता है, चाहे अर्धसूत्री रहे, चाहे अगुणित रहे, चाहे द्विगुणित रहे। उसमें तो समसूत्री है तो n रहेगा तो n बनेगा, 2n रहेगा तो 2n बनेगा। 23 गुणसूत्र वाला कोशिका रहेगा तो 23 गुणसूत्र बनेगा, और 46 वाला गुणसूत्र वाला रहेगा तो 46 गुणसूत्री बनेगा। उसमें मातृ तथा पितृ कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी, ठीक है। लेकिन अर्धसूत्री बोलेगा तो यह सिर्फ किस में होगा, द्विगुणित में होगा, क्योंकि अगुणित में गुणसूत्र की संख्या पहले से ही आधा होता है। अब इसको आधा कैसे कर सकते हैं, इसीलिए अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित में होता है, क्योंकि द्विगुणित को हम लोग क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, इसीलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और जैसे ही यहाँ पर बोले अर्धसूत्री विभाजन, इसका मतलब मातृ से पुत्री में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये होता है समाप्त, ये टॉपिक होता है समाप्त। तो थोड़ा सा वर्बली रिवीजन कर लीजिए। समसूत्री विभाजन का परिभाषा बोलेगा तो क्या बोलिएगा कि अगर एक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है
और उसमें मातृ कोशिका तथा पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या एक समान होती है, उसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में 46 ऐसे करके लिख लेना है। ओके, फिर बोले समसूत्री विभाजन के फ़ायदा के बारे में। किसके बारे में? फ़ायदा के बारे में, कि बताइए समसूत्री विभाजन में क्या फ़ायदा है। तो वृद्धि होता है। समसूत्री विभाजन का मोटा मोटी फ़ायदा क्या है? वृद्धि होना। छोटा प्लांट होता है, एक बीज रोपता है तो छोटा सा बीज होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होकर के कितना बड़ा पौधा बना देता है। सोचिए तो, एक बीज से कितना बड़ा पौधा बन जाता है। तो उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। किसमें बनता है? समसूत्री विभाजन द्वारा ही वृद्धि होता है। ठीक है, और समसूत्री विभाजन होता है तो पेड़ पौधों में कहाँ देखने को मिलता है? विभज्योत की ऊतक में। पेड़ पौधों में कहाँ देखने को मिलता है? विभज्योत की ऊतक में। अगर जीव जंतु में पूछेगा कि समसूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है, तो मुख, त्वचा, रक्त कोशिका इत्यादि में देखने को मिलता है। और इसका मेन फायदा क्या है? वृद्धि। कोई भी किसी भी पेड़ पौधे या जीव जंतु में वृद्धि कैसे होगा? वो अपनी कोशिका की संख्या में वृद्धि करेगा और उसका आकार में भी वृद्धि होगा। सोचिए, कोई जीव है, उसका कोशिका में 20 कोशिका है। कितना कोशिका है? 20 कोशिका है। तो मान लीजिए उसका शरीर इतना बड़ा है, और सोच लीजिए यही समसूत्री विभाजन होकर के 1000 कोशिका बन जाएगा, तो क्या उसका शरीर इतना वो रहेगा? नहीं, बड़का हो जाएगा शरीर। उसी प्रकार से हम लोग बचपन में छोटे थे, आज देखिए कितने बड़े हो गए हैं। ठीक है ना, बोलते हैं ना, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई। तो बस वही चीज़ है, समसूत्री विभाजन हुआ तभी तो तू बड़ी हुई रे। मेरा बायोलॉजी पढ़ो इधर। ठीक है, बड़ा कैसे हुई यही तो बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि आपके कोशिका में क्या हुआ है। जो भी समसूत्री कोशिका था वो समसूत्री विभाजन करते गया। कैसे विभाजन करते गया? समसूत्री विभाजन करते गया, और आप में कोशिका की संख्या में वृद्धि होते गई, तो आप में क्या हो गई? बड़ा हो गई, आपका साइज बड़ा हो गया। इसीलिए आप गाते हैं कि पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई। ठीक है ना। ओके, अगला फायदा N/C के अनुपात को बनाए रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कोशिका मातृ कोशिका में जैसा केंद्रक होता है, जितना बड़ा केंद्रक होता है और जितनी मात्रा में कोशिका द्रव होता है या जीव द्रव होता है, कोशिका विभाजन होने के बाद भी उतना ही होता है, घटता ना ही बढ़ता है। ठीक है ना, बनाए रखता है। और ये एक प्रकार का बराबर विभाजन है, क्योंकि दोनों में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? बराबर होता है। और समसूत्री विभाजन दोनों में हो सकता है, चाहे आगुणित हो चाहे द्विगुणित हो। लेकिन अर्धसूत्री सिर्फ किस में होगा? द्विगुणित में, क्योंकि आगुणित तो पहले से आधा है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन कैसे करेंगे? इसलिए अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित में करते हैं। द्विगुणित में दुगना होता है, और अर्धसूत्री करते हैं तो सब में क्या हो जाता है? गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका समसूत्री विभाजन होता है खत्म। और पूरा का पूरा समसूत्री विभाजन कैसे होता है? जो अभी तक हमने पीछे पढ़ा है, जो भी अभी तक हमने पीछे पढ़ा है, वो कैसा विभाजन था? समसूत्री विभाजन ही था। तो इसका स्टेप पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? सबसे पहले G1 अवस्था, फिर S अवस्था, फिर G2 अवस्था, और उसके बाद यम अवस्था आता है। और यम अवस्था को भी कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कल बता चुके हैं। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? जीव द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितना भी पढ़े थे, और केंद्रक विभाजन को 4 भागों में बांटा गया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, चारों अवस्था के बारे में अच्छे से फिगर द्वारा पढ़े थे। उसके बाद क्या जाता है? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव विभाजन में होता है और 2 नया कोशिका का निर्माण करता है। इस प्रकार का जो भी विभाजन पढ़े थे इसके पहले, वो कैसा था? समसूत्री विभाजन था। आगे पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। किसके बारे में? अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो इंतज़ार कीजिए अगला वीडियो का, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।